हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। आज की वीडियो बीपी एचसीटी 131 और चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो ये जो टाइटल है ये मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करेगा। तो आपने प्लस टू में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, लेकिन उससे रिलेट किया जाएगा मैकेनिक्स के साथ, ताकि उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम उसे इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स के लॉज की बात कर रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन है, तो ये सारे जो लॉज हैं इनको मैथमेटिक फॉर्म देने के लिए यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर भी हो सकती है, हायर ऑर्डर भी हो सकती है। तो the laws of mechanics helps to study motion of object but using equation। और जो इक्वेशन होगी उसमें अननोन वेरिएबल होगा एंड इट्स फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। मतलब कि एक वेरिएबल जो होगा वो अननोन वेरिएबल होगा और उसका उसी के साथ उसी इक्वेशन में उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो अगर क्लासिफिकेशन की जाए कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ODE बोलते हैं, उसे समझने के लिए, उसे क्लासिफाई करने के लिए हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू अ पर्टिकुलर मास m, कोई पर्टिकुलर मास m है एंड फॉलिंग नियर अर्थ सरफेस। तो हम उस फॉर्म को, इस लॉ जो है न्यूटन सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, जिसमें m क्या है, वही पर्टिकुलर मास, a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो हमें पता है अगर जो ma है, a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि हमने पहले ही पढ़ा, डेरिवेटिव उसमें होना चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a जो है एक्सेलरेशन है, से हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो m एज इट इज लिखा, तो dv अपॉन dt, क्योंकि हम फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ग्रेविटी g जो टर्म है वो यूज करेंगे विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास dv अपॉन dt जो f है इट इज इक्वल्स टू, ये हमने एक पढ़ा है m dv अपॉन dt, दूसरी तरफ हमने पढ़ा है माइनस mg। तो दोनों इक्वेशंस जो हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करें। अगर इक्वेट करें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फोर्स, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसमें जो m टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस g, विच इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये एक इक्वेशन बची जिसमें g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑब्टेनिंग अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। अब इसमें जो dv अपॉन dt है, t जो v टर्म है दैट वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन टाइम, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो उसमें जो v है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो v टर्म है वो t पे डिपेंड करती है, इसलिए जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी टर्म है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो t टर्म टाइम है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो v इज अ फंक्शन ऑफ t, हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू माइनस gt प्लस सी। और अगर हम माने इनिशियल कंडीशंस, जो क्योंकि हमने इक्वेशन बना ली है, लेकिन अगर इनिशियल कंडीशंस माने, इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जब टाइम t 0 हो तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी टाइम t 0 पे वो होगी इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय u। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो टर्म है t टाइम 0 और v की बजाय हम u लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, लेकिन हम यहाँ पे g टर्म u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे हम जो a टर्म है उसे हम माइनस g यूज कर रहे हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हमने a की बजाय क्या लिखा, u माइनस जी टी। ये तो होगी इक्वेशन ऑफ एग्जाम्पल फर्स्ट कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, डिके ले लेते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब अगर हम स्टेटमेंट समझें तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो है उसे आप रिमाइंड करें, क्या था, द रेट एट विच द एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। जिस रेट से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो उसमें डिसइंटीग्रेशन भी ज्यादा होगा,
स्पीड ज़्यादा होगी। और अगर वो कम है नंबर ऑफ एटम्स जो कि n है, वो अगर कम है तो डिसइंटीग्रेशन का जो स्पीड होगा, रेट होगा, वो भी कम होगा। इसका मतलब मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे, डी एन अपॉन डी टी, टाइम के साथ चेंज किस में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, डी माइनस डी एन अपॉन डी टी। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स एन वैल्यू डिक्रीज होती है, इसीलिए डिक्रीज को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या लगा दिया, डायरेक्ट लैम्डा, इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन वाला लॉ ना लिख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इस नेगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इक्वल्स टू 0 करें, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो n है, नंबर ऑफ एटम्स, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म t, टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटर, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर्स के बारे में आप आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप डिटेल में भी पढ़ोगे, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। लेकिन इसमें जो टर्म है m, वो तो मास होगा ऑसिलेटर का। k क्या होता है, हम एक्चुअल में लिखते हैं के डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इसीलिए ये इक्वेशन बनाई है। और जिसमें के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, और जो एम है इसमें लिखा हुआ है, देखिए मास ऑफ ऑसिलेटर, के इज फोर्स कांस्टेंट। इस टर्म में इट कंटेन्स अ टर्म इन्वॉल्विंग एक्स एंड अनदर टर्म दैट इज इट्स सेकेंड डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की बजाय सेकेंड डेरिवेटिव है, क्योंकि इस पे टर्म इसमें 2 लगा हुआ है, पार्ट 2 है। तो सेकेंडरी डेरिवेटिव ऑफ ओनली द डिपेंडेंट वेरिएबल। इक्वेशन नंबर 4, एग्जांपल 4, सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम क्या है, dt टाइम में आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसमें हम देख रहे जानना चाहते हैं कि उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो वो भी लिखा जाएगा dq के साथ, विच इज डायरेक्टली इक्वल्स टू आई dt, मतलब रेट ऑफ charge with respect to time is equals to current flow in that circuit। तो ये भी एक बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो थी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और उसे हम मैकेनिक्स में कैसे यूज करते हैं, किस इक्वेशन में हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो 2 चीजें देखी जाती हैं वो होता है एक ऑर्डर, एक होता है डिग्री। ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उतना ही वो उसका ऑर्डर होगा। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, सपोज कीजिए अगर एक इक्वेशन है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर किसी इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर भी लिखा हुआ है, थर्ड ऑर्डर भी लिखा है, एक ही इक्वेशन में अगर थर्ड ऑर्डर भी लिखा हो तो हम उन तीनों डेरिवेटिव में से हाईएस्ट ढूंढेंगे, वो होगा थर्ड। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। लेकिन डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसका पार। ये बात दोनों में डिफरेंस याद रखें, डिग्री में हम पार देखते हैं, ऑर्डर में हम डेरिवेटिव देखते हैं। लेकिन डिग्री में हमें पार किसकी देखनी है, उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। ये भी जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है इसे आपने याद नहीं रखना, सिर्फ समझना है, क्योंकि वो इक्वेशन में काम आएगा। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो कि आप आगे समझोगे तो आपको इजिली समझ भी आ जाएगा। एक इक्वेशन हमें दी गई है एम ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और हमें पूछा गया है कि ऑर्डर भी बताइए, डिग्री भी बताइए। तो इसमें हाईएस्ट, अब सबसे पहले आपको डेरिवेटिव ढूंढना है। डेरिवेटिव कौन सा होता है, जिसके आगे डी लिखा होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा डेरिवेटिव वाला टर्म। तो इसकी कोई पार नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब इसका पार कितना है, 1 है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव है। सिंगल डेरिवेटिव है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1। अभी यही डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर 1 है, तो उसकी डिग्री कितनी है, वो भी 1 है। इसका मतलब ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये रहा,
और कोई इसमें इक्वेशन और डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, वो है dn/dt। इसका ऑर्डर सिंगल डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है 1, तो डिग्री भी 1 है। इस इक्वेशन में जो हमने थर्ड एग्जांपल पढ़ी थी उसमें क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव डबल, देखिए 2 लिखा हुआ है, ये डबल डेरिवेटिव है, डबल है तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है इसका 2। लेकिन इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1 है। इसमें देख लेते हैं, इसको आप लिख सकते हैं dq/dt इज इक्वल टू आई। तो ये डेरिवेटिव है, सिंगल है, ऑर्डर 1 है, इसका पावर कितना है वो भी 1 है, तो डिग्री भी 1 है। इसका मतलब ऑर्डर में हमें डेरिवेटिव हाईएस्ट वाला ढूंढना होता है और डिग्री में उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जस्ट पावर देखनी होती है। तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कैसे हम उसे फाइंड करते हैं, ये हमने सीखा। तो कुछ आप एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इफ द अननोन फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर ओनली टू द फर्स्ट डिग्री। अगर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर तभी मानेंगे अगर उसका जो डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। देयर आर नो प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग नहीं होना चाहिए उन्हीं अननोन फंक्शन में। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट होगा तो दोनों की बेस सेम पार ऐड होके वो डिग्री जो होगी, सॉरी जो ऑर्डर होगा वो 1 की बजाय 2 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है। अगर मोर देन 1 हो गया तो उसे हम लीनियर नहीं बोलेंगे। इसका मतलब इक्वेशन में सीधा सीधा जो डेरिवेटिव है वो सिंगल डेरिवेटिव हो तो भी उसे जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लीनियर मान सकते हैं। एक इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखी हुई LDI/dt प्लस REI इज इक्वल टू E। इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है I इन LR सर्किट में विद कांस्टेंट, दिस इज टर्म कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए सिंगल डेरिवेटिव है, अगर टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई भी है तो इसमें फिर भी इसकी जो पावर है, मतलब कि जिसका जो ऑर्डर है वो फिर भी 1 है। मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर है। इसमें भी लीनियर है, इसमें भी dV/dr है, देखिए इसमें भी ये लीनियर ही होगा। अगर हमें इक्वेशन ऐसे दी गई हो तो इसे इस ऐसी इक्वेशन जिसमें ये टर्म आ जाए डबल डेरिवेटिव, तो उसे हम लीनियर नहीं मानेंगे। नॉन लीनियर क्या होगा, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, मतलब जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर कोई भी उनमें से फॉलो नहीं हो रहा है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे अगर आपको समझना हो कि कैसे हमें पता चलेगा, तो वो समझने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एज लीनियर और नॉन लीनियर। m dV/dt लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू mg माइनस kVt। तब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव वाली टर्म ढूंढिए, वो है dV/dt विच इज अननोन फंक्शन, क्योंकि इसे ही हमें ढूंढना है। तो अननोन फंक्शन है इसीलिए हमने इसी का ऑर्डर देखना है, वो सिंगल है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो ये है लीनियर इक्वेशन। इसमें भी ये सिंगल है, लीनियर होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ये नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये फंक्शन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ओमेगा टी, अब जो साइन ओमेगा टी होता है वो कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। ओके, इसीलिए हम इस इक्वेशन में डेरिवेटिव तो देख लिया, लेकिन इसका जो इक्वेशन अननोन फंक्शन है वो जो साइन ओमेगा टी है, अगर इसकी बजाय कॉस ओमेगा टी भी आ जाए तब भी वो लीनियर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ गया है, देखिए ये जो डैश लिखा हुआ है इसका मतलब डेरिवेटिव है, तो ये सिंगल डैश है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, प्लस सिंगल डेरिवेटिव का पार्ट 2 लिखा हुआ है। अब इसमें ये भी सिंगल है, लेकिन इस सिंगल डेरिवेटिव की पार्ट 2 है, तो डिग्री इसमें इसकी 2 हो गई है। डिग्री 2 हो गई है तो हमने क्या बोला था कि जो इसकी डिग्री है वो 2 नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर डिग्री 1 है तभी वो लीनियर है। लेकिन इसमें ये जो डिग्री है इसकी 2 है, तो इट इज नॉन लीनियर। क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। नेक्स्ट, अब जो वेरिएबल्स हैं, अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उसे सेपरेट कैसे किया जाता है, उसे सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, वो डिपेंड करते हैं गिवन इक्वेशन पे। जैसे कि अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैं वो समझाऊंगी जो आपको पेपर में आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसी में आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें इक्वेशन आपको दी गई है y+1 y डैश, मतलब कि
dy अपॉन dx, क्योंकि ये जो फंक्शन है y इट इज डिपेंड अपॉन x, dy अपॉन dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें इनिशियल कंडीशंस भी दी गई हैं, जब x 0 होगा तो उस टाइम y की वैल्यू 2 है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है वही लिखेंगे। इसमें जो डेरिवेटिव वाला टर्म होता है उसे हमें अलग करना होता है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड लेके आनी होती है। अब इसमें क्या है, हमें एम एक्स और एन वाई, ये एम और एन जो है वो अननोन फंक्शंस हैं, ये हमें सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एम इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऑलवेज हमेशा एम जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, एन वुड बी फंक्शन ऑफ वाई। तो इसमें जो एक्स वाली टर्म है वो सिर्फ माइनस एक्स है, तो माइनस इसके साइन साथ ले लिया साइन। एन इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो इसमें जितनी पूरी वाई वाली टर्म इसमें लिखनी पड़ेगी वो क्या है, 1 अपॉन वाई प्लस 1। तो ये दोनों डिफरेंट हमने लिख ली हैं, ढूंढ ली हैं। और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे आपको याद रखना है, वो क्या है, इंटेग्रेशन ऑफ एम एक्स डी एक्स माइनस डी वी अपॉन एन वाई का भी इंटेग्रेशन विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी इज कॉन्स्टेंट। अब एम एक्स आपने ढूंढा है, वो अपने डायरेक्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एन वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस आपको इसके बाद इंटेग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन भी दी गई है। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई होती है तो वही आपका आंसर वही खत्म हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी। वो कैसे, जो भी आपने आंसर ढूंढा है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक्स 0 है तो इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y 2 है तो इसमें 2, इसमें भी 2। अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ऑब्टेन होगी c की। अभी इसी जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट c की वैल्यू है, उसे आपको गिवन आंसर जो आपने अभी ढूंढा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। मतलब इनिशियल कंडीशंस आपको कांस्टेंट c फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होंगी। अगर नहीं दी गई है तो आपको जस्ट वहीं पे आंसर छोड़ देना है। मेन बात है आपको m और n आपको ढूंढने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग रेडियो एक्टिव डिके। इक्वेशन आपके सामने है, इसमें भी आपको m ऑफ x n ऑफ y ढूंढना था, लेकिन इसमें x y नहीं है, n टर्म है। तो m इसमें क्या है, -1, और n क्या है, विच इज अ फंक्शन ऑफ t। आपको क्या करना है, अभी m का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू n डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट c, या फिर जैसे हमने पहले लिखा था m का इंटेग्रेशन प्लस n का इंटेग्रेशन इज इक्वल्स टू c। ओके, तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/n का इंटेग्रेशन क्या होता है, log ऑफ n, dt का t। अब सब में log है तो इसमें भी नेचुरल log लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो मॉड लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो माइनस में नहीं होते, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, तो ना ही 0 होते हैं। 1 2 3 4 होंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब जो इसका मॉड का टर्म है वो भी n आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसीलिए हम मॉड जो है, मॉड ऑफ n वी कैन राइट इट एज n log n माइनस log c इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। log m माइनस log n इज इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया गया है। जो log है वो दूसरी तरफ चल जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। अब इनिशियल कंडीशन इस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर टाइम t 0 है तो उसमें रेट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो भी इनिशियल होंगे, n नॉट, मतलब कि इनिशियल टाइम पे जो नंबर ऑफ एटम्स इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो वो n नॉट होंगे। बस आपको t 0 और n की बजाय n नॉट सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain the general solution of ordinary differential equation to determine effect of air resistance on a particle falling under force of gravity m dv upon dt। ये आपके सामने कंडीशन है, लेकिन फ्री फॉलिंग पार्टिकल क्या होता है पहले आप ये समझ लें, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको लिखना नहीं है। अ पार्टिकल फॉलिंग ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो भी पार्टिकल फॉल करता है बट वो एक्सपीरियंस करे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी पार्टिकल को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल। लेकिन इक्वेशन आपको सामने दी गई है, आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, जो डेरिवेटिव का टर्म होता है उसे आपको एक साइड लिखना है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड। उसके बाद जो डेरिवेटिव का कॉफिशिएंट है वो भी आपको यहाँ पे 1 करना होता है।
उसके बाद m और n निकाला, क्योंकि इसमें v और t की बात करी गई है, तो m जो होगा वो m किसका फंक्शन होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और n हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, चाहे वो x हो, चाहे वो a हो, b हो, कोई भी हो सकता है। आपने ढूंढा m n प्लस c करा, इंटीग्रेशन करी दोनों की, इंटीग्रेशन आपको आती है +1 +2 में आपने सीखी है, तो वही आपको यहाँ पे मैथड्स अप्लाई करने हैं। अब जो भी आपने आंसर ढूंढा है उसमें एक चीज़ ये नोट कर लें कि यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रीली फॉल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा इक्वेशन जो है वो इट विल बिकम स्मॉल, एंड जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि जो टर्म t है वो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो 1 बाय इन्फिनिटी अगर हम सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो वो 0 होता है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन होगी वो अप्रोच करेगी 0 को। तो अगर t टर्म 0 हो जाती है तो बाकी सारी टर्म t 0 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। यहाँ पे जो v है उससे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे? राइट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म। कैसे? dy/dt या dy/dx जो भी होता है उसमें लिखना होगा m और n वेरिएबल्स का प्रोडक्ट लिखना होता है। उसके बाद dy/ny इज इक्वल टू mx dx, ये अभी हमने समझा भी है, ये सिर्फ एक रूल है लिखने के लिए, ये आपको लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे x + y है। अब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसे सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि x + y है, तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, जैसे कि लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू u, लेट u इज इक्वल टू x + y। आपको अब क्या करना है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करोगे du/dx आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका dy/dx। अब आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या हो गया हमारा, dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मतलब ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद इस गिवन इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा du/dx इज इक्वल टू 1 + u। अब इस टर्म को लेफ्ट नीचे ले आइए। अब देखिए u और x दोनों ही सेपरेट हो गए हैं, अगर आप ये ना करते तो आपका y और x कभी भी सेपरेट ना हो पाता, तो इसीलिए ये सेपरेट हो गए हैं। अब जब सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा वही स्टेप रहेगा इंटेग्रेशन करने का। अगर इनिशियल कंडीशंस हैं तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज वही आंसर छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात जरूर याद रखें क्योंकि आपका जो आंसर है वो u में होगा, ये आपने लेट की है वैल्यू, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें आपका x और y में क्वेश्चन है, तो आंसर भी x और y में ही होना चाहिए। तो जो भी आपने लेट करी है वो आंसर लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट जरूर करें। ऑब्टेन द जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे फिर से आपको वही करना है, यहाँ पे पार्ट 2 है तो आपको वही करना है, लेट x + y इज इक्वल टू u। फिर से वही स्टेप, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, dy/dx की वैल्यू गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। जब सब्स्टिट्यूट करें तो उसके बाद सेपरेट कर दें, सेपरेट करने के बाद इंटेग्रेशन। अब इंटेग्रेशन अगर आपको याद हो 1/x + 1 x² + 1, इसका किसका ये डिफरेंशिएशन होता है, टेंजेंट इनवर्स x का, तो यहाँ पे लिख लिया टेंजेंट इनवर्स u, dx का x आ गया प्लस कांस्टेंट। इनिशियल कंडीशंस अगर आपको दी गई है तो सब्स्टिट्यूट करें, अदरवाइज वही आंसर छोड़ दीजिए। तो ये तो था आपका यूनिट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, BPHCT 131 का यूनिट जो अभी हमने स्टार्ट किया है। जल्दी ही हम इस यूनिट को ख़त्म भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे समझ के अपने आप इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें और देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।